हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी हमारी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो हमने कर लिया था, जो लेवोइसियर ने दिया था। अब जो हम दूसरा लॉ करने वाले हैं केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन का, वो है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। एरा इट ऑल्सो नो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये मैंने बता रखा है कि इसको ये भी कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। तो ये जो लॉ था ये क्या था क्या नहीं था ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉ था वो प्राउस्ट ने दिया था इन 1779। ओके। So Prowse gave this law in 1779, and what is the meaning of this law? और क्या है इसका मतलब सिंपल है। जो अगर हम एक टर्म में डेफिनेशन में कहें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर हमने फॉर एग्जांपल वाटर लिया, ठीक है। अब मैंने ये जो वाटर है ये मैंने तीन जगह से लिया। ये जो मेरी पहली टेस्ट ट्यूब है, मैं तीन टेस्ट ट्यूब ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी मोटी सी बन गई है टेस्ट ट्यूब, पर ये मैं तीन टेस्ट ट्यूब ले लेती हूँ। ओके। ये तीनों में पानी है। ओके। अब ये जो तीन पानी है ना, मैंने अलग अलग जगह से लिए। ये जो पानी है वो मैंने पॉन्ड से लिया। ये वाला जो पानी है वो मैंने घर का जो प्योरीफाइड वाटर होता है, ठीक है, वहां से लिया। सो फॉर एग्जांपल लिख दो एक्वा से लिया, ठीक है। एक्वा गार्ड जो होते हैं हमारे कैंट होता है, ठीक है। तो ये प्योरीफायर से लिया, तो मैं इसमें लिख देती हूँ PUR, प्योरीफाई। जो तीसरा है वो हमने ओशन से लिया, नहीं तो ओशन छोड़ो, हमने स्ट्रीम से लिया, ठीक है। स्ट्रीम से लिया। अब मैंने तीन अलग अलग जगह से वाटर लिया। पहला मैंने पॉन्ड से लिया, दूसरा मैंने प्योरीफायर से लिया और तीसरा मैंने स्ट्रीम से लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है पॉन्ड का जो पानी होगा उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा, ठीक है। जो स्ट्रीम होगा उसका पानी का थोड़ा टेस्ट अलग होगा, ठीक है। जो प्योरीफायर होगा उसके पानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। सबके टेस्ट अलग होंगे, पर क्या अब इनकी कॉम्पोजिशन भी अलग होंगे? सो नहीं, इनकी जो कॉम्पोजिशन है ना वो सेम रहता है। मतलब वाटर कहीं से भी लो, कहीं से भी अगर हम वाटर को लेते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है वो 1:8 ही रहेगा। चाहे मैं उसको पॉन्ड से लूँ, ओशन से लूँ, सी से लूँ, स्ट्रीम से लूँ, लेक से लूँ, प्योरीफायर से लूँ, सीधा मैं बोरिंग का पानी लूँ, मैं कहीं से भी लूँ, वो हमेशा 1:8 ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अमोनिया का देखते हैं, व्हाट इज अमोनिया? NH3, दिस इज अमोनिया। तो इसको भी कहीं से भी लो। जब अमोनिया को हम बनाते हैं तो अपन हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। उसमें होता है हमने नाइट्रोजन लिया और हमने हाइड्रोजन लिया और हमने हमारा NH3 बना दिया, ठीक है। ये हेबर प्रोसेस होता है। ये हमारी बैलेंसिंग है जो हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ, ठीक है। बट ये बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। हेबर्स, ठीक है। अगर अब हमने अमोनिया यहाँ से लिया हेबर्स प्रोसेस से, या हमने कहीं से भी लिया, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। चाहे अब मैं उसको हेबर्स प्रोसेस से लूँ या कोई से भी प्रोसेस से लूँ, वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ही ये है कि उसमें जो प्राउस्ट है वो यही बोलते हैं, इसी कंक्लूजन में आते हैं कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही होती है। ओके।
ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं कि मैंने स्लाइड में क्या लिखा है। तो मैंने सिंपली ये बात ही लिखी है स्लाइड में कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल भी लिखा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, इट इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। तो ठीक है, ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम इसको कैसे समझें, ठीक है, तो मतलब इलस्ट्रेट भी तो होना चाहिए ना हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कैसे इलस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये इलस्ट्रेशन के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। इसमें ये है, ये हमारा 2 बीकर है, ठीक है, यहाँ पर तो एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे H2 है, ये हाईलाइट ऑन हो गया, ओके। तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O2 है। ये हमारा एक बीकर है, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड 2 टेस्ट ट्यूब रखी है, यहाँ मैंने इसको ज्वाइन करा है बैटरी से, और ये हमारा वाटर है, और यहाँ पर H2 है और यहाँ पे O2 है। तो अब इसका क्या है मतलब, ये मैंने बोला था जो इलस्ट्रेशन थे दोनों, वो मैं लिखा दूंगी, इसमें बस समझ लेना, ओके। तो हमें क्या करना है, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर को लेना है और पास करवाना है उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब उसको पास करवाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो जो गैसेस होगी ना वो सेपरेट ट्यूब्स में कलेक्ट हो जाएगी। जैसे इस वाले ट्यूब में H2 कलेक्ट हो जाएगी और इसमें O2 कलेक्ट हो जाएगी। तो जो ऑब्जर्वेशन होगा ना उससे हमें ये पता पड़ेगा कि पूरे 90 ग्राम ऑफ वाटर के 90 ग्राम ऑफ H2O के डीकम्पोजिशन के बाद हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन मिला है और हमें 80 ग्राम O2 गैस मिला है। जिससे हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, उससे हम ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि कोई सा भी सोर्स हो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ओके। सो दिस इज known as the law of definite proportion और law of constant proportion। तो ये हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून टू द चैनल एंड स्टे ट्यून टू द वीडियोस एंड शेयर द वीडियो। जो नेक्स्ट स्लाइड और वीडियो होगी उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।